अब बहुत थोड़ा सा समय बचा है जब पूरी ताकत के साथ में महायुति और महाविकास आघाड़ी दोनों चुनावी मैदान में अपना अपना पैतरा खेल रहे हैं। ये मैं हमेशा कहता हूं कि चुनाव में आखिरी दौर का जो प्रचार होता है, मुद्दे होते हैं, एक छोटा सा बयान होता है, कोई छोटी सी बात होती है जो बहुत बड़ी हो जाती है और पूरे चुनाव की लहर को बदल कर रख सकती है। तो ऐसे में ये टाइम जो होता है ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इस सबके बीच में रणनीति तो है ही महत्वपूर्ण। तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि अभी तक जो कार्य किए गए, जैसे एंटी इनकम्बेंसी को लेकर या सरकार पर हमला करते हुए महायुति के अपने एजेंडे, अपनी बातें रही हैं, तो वहीं महाविकास आघाड़ी ने काम को बताया है कि हमने बहुत काम किया है, साथ ही साथ में ज़्यादा मजबूत सरकार देने का दावा किया गया। ऐसी कई बातें जो दोनों तरफ से की जाती हैं। इसमें किसका पलड़ा कितना भारी है, किसकी प्लानिंग किस तरीके की है, इसको तमाम मेहमानों के साथ समझने का प्रयास करेंगे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 के लिए नामांकन भी पूरा हो चुका है। इस बार का चुनाव पहले हुए विधानसभा चुनाव से बेहद अलग है। फिलहाल तमाम ऐसी सीटें हैं जिन पर खास नजर रहेगी। उनमें वर्ली की सीट अहम है, जहां शिवसेना उद्धव गुट ने आदित्य ठाकरे को फिर से चुनाव में उतारा है, तो शिवसेना शिंदे ने मिलिंद देवड़ा को उम्मीदवार बनाया है। पिछली बार जब आदित्य ठाकरे चुनाव मैदान में थे तब बीजेपी के साथ गठबंधन था। जाहिर है ये चुनावी मुकाबला राज्य की राजनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है। फिलहाल नामांकन की तिथि खत्म होने के साथ चुनावी प्रचार में खूब गहमा गहमी देखने को मिलेगी। इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र में नामांकन पूरा, अब चुनाव प्रचार में आएगी तेजी। कैसी बनेगी महाराष्ट्र की सियासी तस्वीर? महायुति टू महाआघाड़ी, बागियों की चिंता भारी। महायुति महाआघाड़ी की महाप्लानिंग। महाराष्ट्र में 288 विधानसभा सीटों के लिए नामांकन का काम पूरा हो गया है। तमाम ऐसी सीटें हैं जहां पर बेहद दिलचस्प मुकाबला होना तय है। बहरहाल नामांकन पूरा होने के बाद अब बारी चुनाव प्रचार की है। महाराष्ट्र में एक ही चरण में 20 नवंबर को वोटिंग होगी। दोनों ही गठबंधन महाविकास आघाड़ी और महायुति कमर कसकर तैयार हैं। जाहिर है इस बार महाराष्ट्र का चुनाव बेहद खास होने वाला है। इस बार क्यों खास है महाराष्ट्र का चुनाव? महाराष्ट्र की राजनीति में पिछले दिनों उथल पुथल हुई थी। इस बार का चुनाव बेहद अहम माना जा रहा है। महाराष्ट्र लोकसभा में 48 सदस्य भेजता है, जो कि उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा सबसे खास राज्य है। पिछले 2 सालों में राज्य में भारी राजनीतिक उथल पुथल रही है। शिवसेना के दो फाड़, एनडीए सरकार का गिरना, बीजेपी और शिवसेना के विद्रोही गुट को सत्ता की बागडोर मिली। बाद में शरद पवार की एनसीपी भी टूटी। अजीत पवार के नेतृत्व वाला विद्रोही गुट सत्तारूढ़ गठबंधन में शामिल हुआ। इसका असर बीजेपी और उसके सहयोगी दलों को लोकसभा चुनाव में मिला। हरियाणा चुनाव के बाद स्थिति बदली। महायुति जो बैकफुट पर थी, नए उत्साह से जुटी। वहीं इस बार चुनाव में तल्खी भी खूब देखी जा रही है। बारामती में रिश्तों के बीच खुलूस गायब है। योगेंद्र पवार के आने के बाद अजीत पवार की अपनी अपील है। खैर, तल्ख बयानों का दौर है। या योगेंद्र हो कि सभी को चुनाव लड़ने का अधिकार है, तो उन्हें शांति से चुनाव करना चाहिए। अपना जो प्रोग्राम है लोगों के सामने रखने के लिए कोशिश करनी चाहिए और आम जनता उन्हें ठीक लगे इसका स्वीकार। वहीं महायुति और महाविकास आघाड़ी के बीच वादे दावों का नया जंग छिड़ गया है। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने महायुति की महाजीत का दावा किया। हमारे समीर मेघे जी ने, हमारे प्रवीण दटके जी ने, हमारे मिलिंद माने जी ने, हमारे सुधाकर गोहे जी ने नागपुर में पर्चा भरा है। जो जन सैलाब आपने देखा है, हम बहुत अच्छे वोटों से चुनकर आए। महाराष्ट्र में महायुति की सरकार आएगी। खैर, इस बार महाराष्ट्र की सियासत इस तरह उलझी हुई है कि पॉलिटिकल पंडित भी कुछ बोल नहीं पा रहे। बहरहाल 23 नवंबर को जनता ने क्या फैसला सुनाया है, ये ईवीएम खुद बोलेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।
हमने महाराष्ट्र के बहुत सारे पहलुओं पर पहले चर्चा की और अगर देखें तो ऐसे सियासत में बहुत सारी बातें हैं, महाराष्ट्र की सियासत में खास तौर पर, जो पिछले 5 साल में बहुत ही अलग बना देती हैं यहाँ के चुनाव को, यहाँ की राजनीति को बहुत अलग बना देती हैं। जो जिसके साथ थे, बड़ा कन्फ्यूजन है कि कौन किसके साथ में, कौन किसके साथ में नहीं है। 3 धड़े बन गए, इसमें से 2 धड़े तो ऐसे हैं जो आपस में ही लड़ते दिखाई दे रहे हैं, एक समय पर एक ही थे। अब यूबीटी के साथ में जाएगी जनता या शिंदे के साथ में जाएगी, इधर शरद पवार के साथ में जाएगी, अजीत पवार के साथ में जाएगी, कांग्रेस बीजेपी इनका भी अपना स्टे, और ऐसा नहीं कि यही 6 दावेदार हैं, और भी बहुत सारी पार्टियां हैं। जैसे कि आप समाजवादी पार्टी है, समाजवादी पार्टी के अबू आजमी, हालांकि एक तरह की फ्रेंडली फाइट होगी और कहीं ना कहीं वो एक समीकरण बना लेंगे अपना महायुति के बीच में या महाविकास अघाड़ी के बीच में। तो आइए बातचीत करते हैं इस पे। आकाश यादव मेरे साथ प्रवक्ता कांग्रेस के तौर पर जुड़ रहे हैं, अजय पाठक प्रवक्ता महाराष्ट्र बीजेपी जुड़ रहे हैं, ओम प्रकाश तिवारी जी पत्रकार हैं और कई बार कई मौक़ों पर हमारा बड़ा सहयोग कर चुके हैं, बहुत जानकारी रखते हैं महाराष्ट्र के बारे में। पाठक जी आपका स्वागत है, यादव जी आपका स्वागत है। शुरुआत तिवारी जी मैं आपसे ही कर रहा हूँ ताकि उससे फिर एक आधार मिल जाए कि आप कैसे आकलन कर रहे हैं। अभी अगर देखें हम नामांकन के पहले की स्थिति को, तो नामांकन के पहले सबसे ज़्यादा चर्चा सीटों के नाम जारी करने की या सीटों के बंटवारे को लेकर जो जद्दोजहद चली उसकी होती रही। इसमें हमने थोड़ी सी बातचीत ये भी की थी कि कहीं ना कहीं महायुति जो है वो अघाड़ी के मुकाबले थोड़ा सा आगे निकल गई, पहले उन्होंने अपना सॉर्ट आउट कर लिया था। ये उतना सॉर्टेड आउट है या आपको लगता है कि देर आयत दुरुस्त आयत, अघाड़ी में भी बाद में ही सही लेकिन अब मामला जो है वो पटरी पर आ गया है, या इस खींचतान को, ये जो आपसी समीकरण है इसकी खींचतान को आप अभी भी पाते हैं? नहीं, लग तो रहा है कि अभी आज नॉमिनेशन का आखिरी दिन है और अब 5 बज भी चुके हैं, तो मामला तो सेटल हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन फिर भी जब तक चुनाव आयोग की अपनी सूची ना आ जाए तब तक ये नहीं हम कह सकते कि कौन किसके विरुद्ध खड़ा है, और सहयोगी दलों में भी कौन आपस में लड़ रहा है, क्योंकि पिछले एक सप्ताह के अंदर में बहुत सी स्वैपिंग्स हुई हैं, बहुत सी बगावतें हुई हैं, ऐसी बगावतें भी हुई हैं जो जिनके बारे में जिन पार्टियों में ऐसा रेयर देखने को मिलता है, जैसे भारतीय जनता पार्टी में कल ही से यहाँ उत्तर मुंबई के जो पुराने सांसद हैं गोपाल शेट्टी, उन्होंने पर्चा भर दिया है। उधर मुंबा देवी से अतुल शाह ने भर दिया है। शिवसेना से भी सदा सरवणकर का आप देख ही रहे हैं। आप इंटीरियर महाराष्ट्र में जाइए, वहां पर भी है। इसी तरह से स्वैपिंग भी बहुत हुई है, यानी एक गठबंधन के अंदर अब जैसे शाइना एनसी पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता रही हैं, लेकिन अब उनको टिकट मिला है शिवसेना से, मुंबा देवी से। फिर अमरजीत सिंह, इनके बारे में सुना जा रहा है कि इनको कालीना से टिकट रिपब्लिकन पार्टी के कोटे से मिला हुआ है। तो इस तरह से जब तक ये लिखित रूप में पूरा सामने नहीं आ जाता है तब तक तो समझ में भी नहीं आएगा। इसी तरह महाविकास अघाड़ी में तो महायुति से भी ज्यादा खींचतान थी। आप देख ही रहे हैं कि इसके 3 प्रमुख दलों में, जैसे शिवसेना थी, शिवसेना तो सबसे ज्यादा सीटों की डिमांड कर रही थी। शिवसेना कहाँ 124, 130, 140 की डिमांड कर रही थी, आज वो शायद दूसरे या तीसरे नंबर पर दिख रही है। कांग्रेस सबसे ज्यादा सीटें ले गई, 103, 104 सीटें ले गई। उसमें अब भी कांग्रेस का भी विदर्भ में शरद पवार की पार्टी के साथ में कुछ ना कुछ टसल दिखाई दे रहा है। तो ये अब शाम को जब तक देर रात चुनाव आयोग की पूरी लिस्ट नहीं आ जाती है तब तक आपको ये कहना, अनुमान लगाना बिल्कुल मुश्किल होगा कि कौन कहां किससे लड़ रहा है। अच्छा, थोड़ा सा मुझे ये भी बताइए, आपके ऐसा लगता है कि शिंदे जो हैं वो एक तरह से बीजेपी पार्ट 2 में ही दिखाई दे रहे हैं, वो बहुत ऐसा नहीं आ रहा है, और आपने एक शाइना एनसी का आपने उदाहरण दे भी दिया है, ऐसा कई जगहों पर हो सकता है। तो ये स्ट्रेटेजी बताइए कि आप जी हो सकता नहीं है प्रवीण जी, हुआ है जी। अब हम दूसरा नाम भी ले लेते हैं ना, नारायण राणे के परिवार तो भाजपा का ही परिवार है ना जी, लेकिन नीलेश राणे को शिवसेना से टिकट मिला हुआ है, कुडाल से वो शिवसेना से ही लड़ेंगे।
तो कुल मिलाकर के जो मुझे देखने में आ रहा है कि महायुति के अंदर एक विनेबिलिटी फैक्टर, जीत का जो एक फैक्टर है, वो महत्व रखा गया है उसका, उस पर सबसे ज्यादा ध्यान रखा गया है कि ठीक है, झंडा तुम्हारा रहेगा, कैंडिडेट हमारा रहेगा, कम से कम जीत जीत तो सुनिश्चित होनी चाहिए जी। ये कई कई सीटों पर ये देखने को मिला है पूरे महाराष्ट्र में। वो आप देखेंगे कि एनसीपी से भी एक आध जगह इस तरह से हुआ, जैसे संजय काका पाटिल उनके बेटे की बात है, वो ये वेस्टर्न महाराष्ट्र में वो भी इसी तरह की स्वैपिंग है। तो ये अगर जीत को ध्यान में रख करके आपस में ये किया गया तो इसको बेहतर तालमेल कहा जाएगा, इसको हमको लगता नहीं कि इसको झगड़ा कहा जाएगा। लेकिन कहीं किसी ने एक ही गठबंधन में अपना उम्मीदवार खड़ा कर रखा, दूसरा ऊपर से आके कूद गया, जैसे इस तरह की स्थिति महायुति में भी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। बल्कि इसको ऐसे भी समझना चाहिए कि ये तो शिंदे और अजीत पवार के लिए अपने अस्तित्व की लड़ाई भी है। वो अपनी पार्टी में लड़ रहे थे, अब बाहर आकर लड़े। एक तरीके से ये है कि उन्होंने अपना सारा कुछ छोड़ के एक नया सेटअप तैयार किया। उस नए सेटअप को आगे भी तो बढ़ाना है उनको, और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि बीजेपी जैसी बड़ी पार्टी का सपोर्ट उनको मिलता रहे, बना रहे। लेकिन आकाश जी, ये मैं आऊँगा इस पर, पाठक जी से भी सवाल लूँगा, लेकिन जादव साहब आप मुझे पहले बताएं कि एक स्ट्रैटेजी आप देख रहे हैं कि एक ही टीम के दो खिलाड़ी लड़ते दिखाई दे रहे हैं, ये मुकाबला वैसा भी नहीं है। अब जैसे हम आदित्य ठाकरे की बात कर रहे थे, आदित्य ठाकरे के लिए चुनौती होगी, पिछली बार बीजेपी जो है साथ में थी, लेकिन इस बार मामला बिल्कुल अलग है। ये स्थिति आपकी, ऐसा भी माना जा रहा है कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए, कि आपके जो सहयोगी दल हो ना, वो हो सकता है आपके अपने निजी प्रदर्शन को थोड़ा सा कमजोर कर दें। देखिए प्रवीण भाई, मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो चुनाव है महाराष्ट्र के, आपने आपके शुरुआत में बहुत सही कहा कि ये इसके आयाम कुछ और है। महाराष्ट्र के अंदर जिस तरीके का भ्रष्टाचार, अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से पार्टियों को तोड़ के बनाई हुई महायुति सरकार, इसके खिलाफ जनता में प्रचंड रोष है। इसका प्रदर्शन लोकसभा के अंदर महाराष्ट्र की जनता ने बताया है, वही फिर से विधानसभा में दोहराने वाली है। रही बात आपने कैंडिडेटों के बारे में बोली, कांग्रेस और भाजपा की, मैं बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी, अभी मेरे मित्र बता रहे थे आपके जो ये थे तिवारी जी, कि विनेबिलिटी का क्राइटेरिया महायुति रखा है, लेकिन मुझे जो दिखता है ये बीजेपी का डोमिनेटिंग फैक्टर है। बीजेपी लाद रही है अपना, एकनाथ शिंदे पे हो या अजित पवार का हो, अपना कुछ से नहीं। बहुत सारी जगह पे उनके कैंडिडेट दिए जा रहे हैं, उनके हिसाब से सीटें बांटी जा रही है। क्योंकि देखिए, जितने भी विधायक फोड़े गए थे वो ईडी सीबीआई के डर से फोड़े गए थे। एनसीपी शरद पवार का जो ये फूटा गया, वो भी ईडी सीबीआई के डर से फूटी गई। दूसरी बात, जो एकनाथ शिंदे जी गए, उसके पीछे भी कहीं ना कहीं यंत्रणाएं थी, अदानी जी थे, बहुत सारी बातें थी। तो प्रवीण जी, ये महाराष्ट्र का जो परिक्षेप है चुनाव का, ये बहुत अलग रहने वाला है। कांग्रेस और महाविकास आघाड़ी, यूबीटी और शरद पवार की जहां तक हम बात करें, इनका एक महाराष्ट्र की अस्मिता से बनी हुई प्रवीण जी ये पार्टियां थी। श्रद्धेय बाला साहब ठाकरे हो या शरद पवार जी, एनसीपी का भी जो गठन हुआ था वो महाराष्ट्र की अस्मिता को लेके हुआ था, और मराठी अस्मिता पे शिवसेना बनी। पर दो चीजें हैं, वो पाठक जी अभी रखेंगे और विस्तार से दो बातें आएंगी। पहला तो वो ये कहेंगे कि आप लोगों का एक झूठा नैरेटिव था जो लोकसभा चुनाव में चला, ये नहीं था कि वो संविधान को बदल देंगे, ये कर देंगे, ये सारे नैरेटिव की बात ये बीजेपी की तरफ से आती है, मैं जनरली बता दूं। अब दूसरा, बाला साहब ठाकरे की आज आप बात करते हैं, बाला साहब ठाकरे का नाम ही तो है जो आपके लिए बेमेल बना हुआ है। उनके लिए तो एक ऐसा गठबंधन था जो कभी लोगों ने सोचा ही नहीं था वहां पे कि ये डिफरेंट होंगे, शिवसेना बाला साहब की और भारतीय जनता पार्टी। तो ये दो चीजें हैं जिसका नैरेटिव भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, महायुति की तरफ से रखा जा रहा है आपके खिलाफ। देखिए प्रवीण जी, मैं आपको याद दिला दूं सभी को कि बाला साहब ठाकरे ने 1984 के अंदर शिवसेना और मुस्लिम लीग के साथ अलायंस किया था। अपने जो करीम लाला थे उनकी पार्टी के साथ ये किया था, और महाराष्ट्र के अंदर भाजपा उनके साथ हाथ पकड़ के महाराष्ट्र के राजनीति में आई है। आपको ये समझना पड़ेगा नैरेटिव क्या। उस वक्त जब इमरजेंसी थी तो इंदिरा जी ने और उस वक्त के वसंतदादा पाटिल, वसंतराव नाइक, इन्होंने ही कहीं ना कहीं कामगार मूवमेंट को शह देने के लिए शिवसेना को बढ़ावा दिया था।
पत्रकार थे बाला साहब ठाकरे, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की उंगली पकड़ के ही उन्होंने संगठन स्थापन किया था। ये इतिहास रहा है। ये क्या बोलते हैं भाजपा वाले नैरेटिव की बात, ये अपना खुद का इतिहास तो बताते नहीं है और एक फेक नैरेटिव पे, फेक इस पे आज 15 साल से आज राज कर रहे हैं और देश की जनता को ठग रहे हैं। ये महाराष्ट्र के अंदर आज किसान इतना बेकार तरीके से फंस गया है। मुझे कई बार लगता है जाधव साहब की एक चर्चा तो मुझे बाला साहब ठाकरे पर अलग से करनी चाहिए, क्योंकि उनकी हिंदुत्व की राजनीति थी जो कि मैच करती है बीजेपी। मैं आऊंगा इस पर, लेकिन पाठक साहब आपने कई बातें सुनी। अब मुझे ये बताइए, 2-3 चीजें आई हैं। एक तो ये कि आप थोप रहे हैं, आप बड़े भाई की ही नहीं, आप एक डोमिनेंस की मुद्रा में, ऐसा कांग्रेस प्रवक्ता का कहना है, और आप बता रहे हैं, आप उनको एक तरह से डायरेक्ट कर रहे हैं। आपके कई प्रत्याशी या पुराने कार्यकर्ता जो हैं वो शिवसेना के टिकट पर लड़ रहे हैं। दूसरा, आप पर सवाल आने वाला, अभी आगे जाधव जी लेकर आएंगे, वो पहले ही रख देता हूं ताकि उस पर आपकी स्थिति स्पष्ट हो जाए कि आपका शिंदे जी के साथ तो जाना ठीक लगता है, आप उस पर तमाम जवाब दे देंगे, मैं जानता हूं, लेकिन अजीत पवार के साथ में आ जाना या वो एनसीपी के साथ में आपका जो गठबंधन है वो उतना ही बेमेल है जितना कांग्रेस का यूबीटी या उद्धव ठाकरे के साथ में। आकाश जी, आपको और आपके दोनों पैनलिस्टों को, आपके व्यूअर्स को मेरा नमस्कार है। आकाश जी, आज नॉमिनेशन का अंतिम दिन था और 5 बजे नॉमिनेशन समाप्त हो गया। उस नॉमिनेशन जब से स्टार्ट हुआ और समाप्ति तक एक चीज तो महाराष्ट्र की जनता के बीच में स्पष्ट गया, 2 गठबंधन है, दोनों गठबंधनों में जो भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन है वो क्लियर एकदम ये दिख रहा है कि इनका आपस में तालमेल, भारतीय जनता पार्टी, एनसीपी और शिंदे साहब के मतलब शिवसेना का जो आपसी तालमेल है शानदार है। वहां पे किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, सीटों के बंटवारे से लेकर के और नॉमिनेशन तक। जहां तक बात 2-3 विधानसभा की रही, वो भी अभी 4 तारीख तक पर्चा उठाने की लास्ट डेट है, वो भी सुलझा लिया जाएगा। मुंबई का है 2 मामला और 1 मामला मराठवाड़ा का है, वो भी सुलझा लिया जाएगा। लेकिन अगर इसको महाराष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे, महाराष्ट्र इस देश की आर्थिक राजधानी है, लेकिन कुछ पार्टियां कांग्रेस के साथ मिल करके महाराष्ट्र को सिर्फ और सिर्फ लूटने की राजधानी बना रखे थे। इसलिए उनके विधायक, चाहे वो बाला साहब ठाकरे के विचारधारा के रहे हों, जिन्होंने हिंदुत्व की विचारधारा पे लड़के आए, और पिछली बार हमारी क्लियर मेजॉरिटी आई थी, 56 सीटें उद्धव ठाकरे साहब की, जो शिवसेना थी तब की उद्धव ठाकरे साहब के साथ, और 105 सीटें हमारी, ये मिलाकर के क्लियर मेजॉरिटी आई थी। महाराष्ट्र की जनता ने और उनके विधायकों ने महाराष्ट्र की जनता ने जिस हिंदुत्व के मुद्दे पे, जिस विकास के एजेंडे पे बाला साहब ठाकरे की पार्टी को चुन करके दिया था, उद्धव साहब के पार्टी को चुन करके दिया था, वो जब 2.5 साल की सरकार चलाए तो उससे उनके विधायकों को यह महसूस हुआ। पाठक साहब, ये देखिए, ये बातें हो गई अब पुरानी। पाठक साहब, ये बातें हो गई अब पुरानी। ये बातें बेशक आप इसको कितना ही दोहराते रहे, इस पर कई बार बात हुई, तिवारी जी तो इसके गवाह हैं, आपके कई साथियों ने यही मुद्दे रखे हैं। मैंने ऑलरेडी उनको कह दिया जाधव साहब को कि ये बातें आएंगी, आप कहें तो मैं अभी पूरा लिख कर दे देता हूं आधे घंटे में, आप दोनों के बीच में क्या चर्चा होगी, किन मुद्दों पर चर्चा होगी। मेरा सवाल सीधा आपसे ये था, मैंने पूछा ही नहीं शिंदे जी के, मैं जानता हूं वो तो बात हो गई, तिवारी जी ने कहा कि दिखता नहीं है ही कि वो अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहे हैं, एक तरह से बीजेपी ही है वो जो एक अलग सिंबल पर लड़ रही है, इतना तक है आप लोगों का सामंजस्य, ये भी माना जा रहा है। लेकिन दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि अजीत पवार भी आपके साथ में है, उनको लेकर कई आप लोगों की तरफ से बयान है, वो कोट किए जाएंगे, जाधव जी कोट कर सकते हैं, बहुत सारे बयान हैं। अजीत पवार को लेकर कोई बहुत ज़्यादा संतुष्टि आपके गठबंधन में नहीं रही कि बहुत सारे लोग पसंद कर रहे हैं उनको कि वो आ गए हैं। दूसरा, कोई भरोसा भी नहीं कि आप लोगों ने ऐसा सेटलमेंट किया कि शिंदे जी और आपके इतने आ जाएं कि आप लोग अपने दम पर बना ले, क्योंकि बाद में कौन कहां जाता है। जब शिवसेना और आपका गठबंधन टूट गया तो महाराष्ट्र में कोई गठबंधन क्या चल पाएगा? देखिए, ये तो भविष्य के गर्त में है, लेकिन ये विश्वास है कि अजीत दादा अब हमारे साथ रहने वाले हैं। नहीं तो चुनाव के पहले तमाम लोग कह रहे थे कि चुनाव के पहले ही वो अजीत दादा अलग हो जाएंगे,
अजीत दादा वापस चले जाएंगे, अजीत दादा अभी साथ में लड़ेंगे नहीं। ये तमाम मीडिया के कयास और तमाम विपक्षी कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। चुनाव ये के बाद भी ये गठबंधन मजबूती से रहेगा और विकास के डेवलपमेंट के लिए महाराष्ट्र को आर्थिक जो राजधानी है उसको, उसके विकास की गति को बरकरार रखने के लिए ये गठबंधन रहेगा। दूसरी चीज, एक महत्वपूर्ण चीज है, देखिए जो इनका फेक नैरेटिव लोकसभा के अंदर चला कि संविधान बदल देंगे, एक बार तो काट की हांडी चढ़ गई, लेकिन बार बार नहीं चढ़ती है। आप वही काट की हांडी ये चढ़ाना सोचे हरियाणा और जम्मू कश्मीर के अंदर, आप देखिए वहां पे क्या हालत हुई। कांग्रेस को 6 सीटें आई है और भारतीय जनता पार्टी को 29 सीटें आई है जम्मू कश्मीर के अंदर। दूसरी चीज, हरियाणा के इतिहास में तीसरी बार यही सारे मुद्दे जो महाराष्ट्र के अंदर मुद्दे हैं, इससे बड़े मुद्दे, इससे भी किसानों के बड़े मुद्दे हरियाणा के थे। सबसे ज्यादा जो आंदोलन हुआ किसानों का वो हरियाणा के अंदर हुआ, हरियाणा के बॉर्डर पे हुआ। लेकिन जिनको इन्होंने खड़ा किया था हरियाणा में, जिनको इन्होंने फेस बना करके खड़ा किया था चटनी जी को, उनकी क्या हालत हो गई, 1600 वोट पाए। तो ये परिस्थितियां पूरी तरह से वहां की जनता ने देखा कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ निगेटिव राजनीति करने के लिए ही जाने जाते हैं। कांग्रेस और कांग्रेस का गठबंधन पॉजिटिव राजनीति करना जानता ही नहीं है। 99 सीटों का जो फीवर चढ़ गया था कांग्रेस को, उसके हरियाणा के किसान, जवान और पहलवान ने इनको अच्छे से सिखा दिया। ठीक है, ये भी बात ये बात बार बार आएगी महाराष्ट्र में जाधव साहब कि आप हरियाणा में वो नहीं कर पाए। दावे बिल्कुल यही थे, बल्कि इससे ज़्यादा, क्योंकि वहाँ तो बिल्कुल घोषित कर दिया गया था। तमाम एनालिसिस जाधव साहब आपके बारे में कहती थी, कांग्रेस के बारे में, कि आप लोग जीत कर आ रहे हैं, लेकिन हालात वैसे नहीं रहे। तो इसको तो बार बार यहाँ पर दोहराया जाएगा। और दूसरी बड़ी बात यह है कि जो मैंने पहले सवाल किया था वो भी अनुत्तरित है अभी, कि आपके जो सहयोगी हैं, क्योंकि उनको काउंटर करने के लिए उन्हीं के 2 धड़े, महत्वपूर्ण धड़े, मजबूत धड़े खड़े हुए हैं उनके सामने, वो आपको डिफ्यूज कर रहे हैं। यानी शरद पवार पहले से थोड़ा कमजोर ही होंगे, उद्धव ठाकरे जो हैं वो खुद भी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो थोड़ा कमजोर होंगे। कांग्रेस जो और अच्छा प्रदर्शन कर सकती थी वो इन 2 सहयोगियों की वजह से और कमजोर हो जाएगा, ऐसा भी कई एनालिस्ट मानते हैं। प्रवीण जी, मैं आपको एक बात बता दूं, पहले अजय जी का मैं जवाब दे दूं। एनडीए जो है, जो महाविकास आघाड़ी गठबंधन है, ये डेमोक्रेटिक गठबंधन है, और कहीं ना कहीं महायुति जो एनडीए है ये डिक्टेटरशिप का गठबंधन है। तो ये बात बड़ी स्पष्ट करती है कि उनका कंट्रोल दूसरी पार्टियों, उनके अलायंस पार्टनर पे कैसा है। और हम एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चलते हैं, एक डायलॉग से चलते हैं, तो कहीं ना कहीं हम यूबीटी हो, शरद पवार जी हो, हम में एक तालमेल बनाने में एक ये आ रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र को एक सशक्त पर्याय हमको देना है। अब दूसरी बात रही संविधान की, नैरेटिव की, मैं आपको एक बात बता दूं, 400 पार का नारा किसने दिया था, किसने संविधान बदलने की भाषा की थी, ये नैरेटिव किसने तैयार किया? ये भाजपा के ही सांसदों ने कहा, आदरणीय मोदी जी ने ही कहा 400 पार का नारा। तो इससे यह नैरेटिव गया था कि संविधान बदलने वाला है। कांग्रेस और महाविकास आघाड़ी का यह विषय ही नहीं था महाराष्ट्र के अंदर। दूसरी बात, महाराष्ट्र के अंदर हरियाणा के जो राजनीतिक परिक्षेप है ये पूरी तरीके से अलग है। वहां का जो जाट फैक्टर, ओबीसी फैक्टर, इस तरीके की राजनीति वहां की गई, और कहीं ना कहीं माइक्रो मैनेजमेंट में भाजपा कामयाब रही, हम ये कबूल करते हैं। लेकिन महाराष्ट्र के अंदर, महाराष्ट्र एक प्रोग्रेसिव राज्य है, शाहू फुले अंबेडकर, छत्रपति शिवाजी महाराज के विचारों से चलने वाला ये राज्य है। और यहाँ पे मराठा आंदोलन हो, ओबीसी हो, यहाँ पे हर जगह पे महायुति ने जो गलत तरीके के आश्वासन दिए, मराठाओं को फंसाया, ओबीसी को फंसाया। जाधव साहब, क्योंकि एक ब्रेक पर जाना है, मैं डिटेल में आपकी ये बात लूंगा, मेरा सवाल भी अभी बरकरार है, लेकिन उससे पहले तिवारी जी, आपने दोनों को सुना है, थोड़ा सा मुझे बताएं कि किसके दावों में आपको कितना दम, एक बैलेंस व्यू आप दोनों के विचार पर रखें, किसका नैरेटिव मजबूत दिखाई देता है, किसका गठबंधन आपको और प्लानिंग के लिहाज से मजबूत दिखाई देता है? प्लानिंग के लिहाज से तो महायुति ही हमको मजबूत दिखाई दे रहा है, क्योंकि जितने झगड़े दिखाई दिए अभी सीट बंटवारे के समय महाविकास आघाड़ी में, कम से कम वो महायुति को तो दिखाई नहीं दी। और मैं एक बात को लेकर के अभी इन दोनों में से किस पैनलिस्ट ने कहा कि शायद आपने कहा कि शायद शरद पवार पहले से कमजोर होंगे
जी जी या जी, उद्धव कमजोर होंगे, ऐसा कई कांग्रेस एनालिस्ट मानते हैं। जी मेरा जी। इसमें थोड़ा सा ये कहना है प्रवीण जी कि कांग्रेस कमजोर नहीं हो। कांग्रेस के वोट पर पिछले लोकसभा चुनाव में शिवसेना यूबीटी ने गेन किया है, इसलिए कांग्रेस एक कांग्रेस का बहुत पुराना, हमें लगता है कि शायद 70-75 साल पुराना एक कमिटेड वोट बैंक है। वो चाहे दलितों का रहा हो या चाहे मुस्लिमों का रहा हो, वो कांग्रेस के साथ आज भी है। मैं अभी अभी घूम करके लौटा हूं मराठवाड़ा में, विदर्भ में, कांग्रेस के साथ में लोग हैं। शरद पवार, आप देखिएगा शरद पवार का जो स्ट्राइक रेट लोकसभा में जिस तरह से छुपे रुस्तम निकले और सबसे आगे निकल गए, बहुत कम सीट पर लड़कर के और सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट वही ले गए, वो चीज आपको विधानसभा चुनाव में भी दिखाई पड़ेगी। करीब 38 से 40 सीटों पर तो उनका सीधा मुकाबला उनके भतीजे से ही हो रहा है। आप देखिए कहीं ना कहीं उस व्यक्ति का अनुभव, यानी 50-60 साल का जो अनुभव मैं है, ये बात मानता हूं, आपने पहले भी इस बात को रखा था, आपने कहा था कि बड़े दल जो हैं वो कमजोर नहीं हो रहे हैं, मुझे याद है कि इसी तरह की चर्चा में। लेकिन आपने बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट दे दिया है कि अगर शरद पवार और अजीत पवार का मुकाबला हो रहा है तो यहां हावी कौन पड़ेगा, ये बड़ा समझने जैसी। हाँ, बेशक अजीत पवार पर भारतीय जनता पार्टी का हाथ है, वहां पर चेहरा जो है एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, प्रधानमंत्री मोदी जैसे चेहरे दिखाए, लेकिन क्या उनके वोट बैंक में वो स्वीकार्यता है? जाधव साहब, अभी आपने सुना तिवारी जी ने जो बात कही, उसमें प्लानिंग के मामले में पाठक जी की पार्टी या उनका जो गठबंधन है, महायुति जो है, वो आगे दिखाई पड़ता है और इसका भी एक मैसेज जाता है। दूसरी बात जो पाठक जी की तरफ से रखी गई थी, हरियाणा चुनाव के नतीजों ने यह बता दिया कि लोकसभा चुनाव के नतीजों का बहुत फर्क नहीं पड़ता। दूसरा, आपके बहुत सारे नैरेटिव जिसको लेकर आप बड़े आश्वस्त थे वो वहां पर फेल हुए, तो यहां पर भी फेल होंगे, ऐसा भारतीय जनता पार्टी का कहना है। देखिए प्रवीण जी, मैं ओम प्रकाश तिवारी जी का जवाब दे दूं। बिल्कुल महायुति बेहतर प्लानिंग कर सकती है, लेकिन आपने लोकसभा में देखा हो, चुनाव जनता ने हाथ में लिया था। इस बार भी जब जनता महाविकास आघाड़ी का चुनाव हाथ में लेने जा रही है तो हर प्लानिंग फेल होने वाली है। जब देखो जन आंदोलन, जन सैलाब उठता है तो कोई प्लानिंग काम में नहीं आती। महाराष्ट्र में वो स्थिति है आज। आज इतना उद्रेक है, महंगाई, बेरोजगारी, गुजरात में जाते हुए यहाँ के बड़े बड़े बिजनेसेस, इंडस्ट्रीज, इससे महाराष्ट्र की जनता एकदम परेशान है। आज किसान को मैं वही बता रहा हूँ, सोयाबीन जो 2004 में 4000 का भाव था, आज सबसे बड़ा मराठवाड़ा में और विदर्भ में सोयाबीन उत्पादन किसान है, उसका भाव आज 3800 रुपये मिल रहा है। आज जो हमारे कपास उत्पादक है, 2014 में भाव मिलता था 7000 का, अब 4500 रुपये मिल रहा है। आज धान उत्पादक किसानों को भाव ही नहीं है, धान फेंके जा रहे हैं। तो किसानों को इतने बेकार दौर से गुजरना पड़ रहा है। महाराष्ट्र में महंगाई इतनी चरम सीमा पे है कि आज दिवाली है, दिवाली के त्योहार का लोगों को मिठाई तक लेने के पैसे नहीं है। यह हकीकत है महाराष्ट्र के अंदर। ये यहाँ के 50 खोके एकदम ओके वाली सरकार सिर्फ अपने विधायकों को घर भरने का काम, करोड़ों रुपए के टेंडर्स, जो 5 करोड़ के टेंडर थे उसको 50 करोड़ रुपए दिए गए। फाइनेंस डिपार्टमेंट का ये किसानों वाला मुद्दा, किसानों की परेशानी और बेरोजगारी मैं जानता हूं क्योंकि हरियाणा चुनाव हम बहुत कवर करते रहे। ये दोनों मुद्दे वहां पर बहुत हावी थे, इंप्रेसिव भी थे, लोगों तक भी थे, वो वोटों में कन्वर्ट नहीं हुए। मेरा ये मानना है कि आप जो मुद्दे उठा रहे हैं ठीक है, वो एक बड़ी चुनौती है, मानते भी हैं, इत्तेफाक भी रखते हैं और आंकड़े आए हैं उसको और एनालाइज, लेकिन क्या ये वोटों में कन्वर्ट होते? क्योंकि वहां राजनीति हो रही, समीकरण कौन किसके वोट काटेगा, कितने बागी खड़े हुए हैं, कौन किसके सामने खड़ा हुआ है, किसकी कितनी, यहां पर गणित ही दूसरा है। और हम बात करते हैं मुद्दों की, जरूरी है, लेकिन चुनाव में हम देखते हैं कि बिल्कुल मामला जो है इससे इतर जाता है। हरियाणा एक बड़ा उदाहरण है। प्रवीण जी, मैं महाराष्ट्र की राजनीति आपको बताता। महाराष्ट्र में लोकसभा में महाविकास आघाड़ी को फायदा कहां हुआ? तो मराठा रिजर्वेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा। महाराष्ट्र में सबसे बड़ी डोमिनेटिंग कौन सी जाति है? तो मराठा है। तो मराठा रिजर्वेशन पे महायुति सरकार पूरी तरीके से फेल रही है। दूसरी बात, ओबीसी को जो इनको काउंटर वहां पे हरियाणा में फायदा हुआ जाटों के खिलाफ, यहां क्यों नहीं हो सकता मैं आपको बताता हूं। 2014 में देवेंद्र फडणवीस जब सरकार में आए तो जो ओबीसी का सबसे बड़ा घटक था वो था धनगर समाज। धनगरों को इन्होंने बोला कि हम ट्राइबल में आपको पहले कैबिनेट में रिजर्वेशन मिलाएंगे।
आज 10 साल हुआ, उसके ऊपर कोई डिसीजन नहीं लिया गया। तो ओबीसी का यहाँ पे जो यहाँ के जो स्थानिक स्वराज्य के चुनाव होते हैं, उनके अंदर जो आज रिजर्वेशन नहीं दिया जा रहा है, स्थानिक जो लोकल बॉडीज के इलेक्शन ही नहीं हो रहे, तो इंपेरिकल डाटा भी नहीं दिया। तो कहीं ना कहीं ओबीसी जो वर्ग है, ये भी बहुत बड़े पैमाने पे इन पे नाराज है, भरोसा कहीं नहीं रहा है। ठीक है, ये मैं आपका एक पॉइंट मानता हूं जो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हरियाणा में यही ओबीसी समाज जो है वो भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि वहां पर जाट वर्सेस ओबीसी टाइप का एक मामला बन गया था, वो नैरेटिव बहुत हद तक काम भी आया। तो क्या आपके लिए यहाँ पर चुनौती ओबीसी समाज का वोट जो आपको हरियाणा में जिताता है, या बहुत महत्वपूर्ण है किसी भी राजनीतिक दल के लिए पाठक जी, वो यहाँ पर चुनौती बनेगा, जैसा जाधव जी का कहना है? प्रवीण जी, इनसे सिर्फ एक सवाल करिएगा, अभी मैं जब बोल लूंगा, कि मराठाओं को आरक्षण किसने दिया? इनकी 4 बार की सरकार रही, इनकी 10 बार की सरकार रही, 4 बार नहीं। आजादी के बाद से लेकर के 1952 से मराठाओं को आरक्षण देने की बात हो रही थी, और मराठाओं को आरक्षण दिया किसने? आदरणीय देवेंद्र जी की सरकार जब 2014 में बनी, उसके बाद मराठाओं को आरक्षण मिला, और 2019 तक आरक्षण वो टिका रहा। उस आरक्षण को जब सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने अपना वकील तक नहीं खड़ा किया। जब 2019 से 2022 के बीच में जब इनकी सरकार रही, तो इन्होंने अपना वकील तक खड़ा नहीं किया। और जब हेयरिंग हुई, हेयरिंग में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप अपना कम से कम डॉक्यूमेंट्स तो जो है उसको इंग्लिश में और उसमें कन्वर्ट करके दे दीजिए, तो इन्होंने मराठी में करके दिया, जो सुप्रीम कोर्ट को ना इन्होंने प्रेजेंट किया ना कुछ किया, इसलिए वहां मराठाओं को आरक्षण नहीं मिल पाया। मराठाओं को अगर किसी ने आरक्षण नहीं दिया, उसका कोई दोषी है, तो इनकी सरकार जो अभी 2.5 साल की इनकी सरकार चली, इनके रिज्यूम में मराठाओं का आरक्षण गिरा, और इस कारण ये सारी प्रॉब्लम खड़ी हुई। अभी हमने फिर आरक्षण दे करके दिखाया, और आरक्षण अभी टिका हुआ है। इनकी सरकार इतने सालों तक इनके लोग मुख्यमंत्री रहे, कोई मराठाओं को आरक्षण नहीं दिए। आज मराठाओं को आरक्षण भी मिला हुआ है, आदरणीय देवेंद्र जी की सरकार में जब वो मुख्यमंत्री थे, और अभी सिंधिया साहब की सरकार में आरक्षण मिला हुआ है। और वो सारी चीजें, इनका ये फेक नैरेटिव चलता रहता है। इनका, कांग्रेस का एक नैरेटिव है, या तो माई वे नहीं तो हाईवे। हम सत्ता में रहेंगे तो सब कुछ ठीक है, सत्ता से बाहर रहेंगे तो अराजकता करेंगे। ये अराजकता फैलाने के लिए ही जाने जाते हैं। अब एक छोटी सी चीज मैं कहता हूं, ये संविधान लेकर के राहुल गांधी पूरे देश भर में घूमे, अमेरिका में गए, अमेरिका में जाकर के इन्होंने बोला कि जैसे ही हमारी सरकार आएगी, इस संविधान की जरूरत नहीं है, संविधान में आरक्षण की जरूरत नहीं, सॉरी, संविधान में आरक्षण की जरूरत नहीं है, इस आरक्षण को हम समाप्त कर देंगे। अमेरिका में राहुल गांधी जाकर के बोला है, और यहाँ संविधान की बयान इतना सीधा भी नहीं था। उन्होंने जो बोला उस पर हमने बहुत डिस्कशन किए, इतना सीधा भी नहीं था कि हम इसको समाप्त कर देंगे। उन्होंने ये कहा था कि धीरे धीरे एक देश के लिए बहुत जरूरी होता है कि एक ऐसी अवस्था आए, एक ऐसी, हालांकि वो उसके बहुत सारे मायने थे, उस पर सफाई भी बहुत दी जा चुकी है। आवश्यकता उनके 70 साल, ठीक है, वो मैं मानता हूं। मैं एक पत्रकार के नाते ये बात जानता हूं पाठक जी की नैरेटिव होते हैं। आपका ये वाला नैरेटिव, जिस तरह से आप हमलावर हुए राहुल गांधी पर, उसका असर हुआ, ये मैं मानता हूं कि आप लोगों ने इसको लपक लिया और बढ़िया से फायदा मिला। प्रवीण जी, एक छोटी सी बात और बोल करके मैं समाप्त करता हूं। दूसरी चीज देखिए, जो 2019 में हुआ, 2014 में भी हमारी सरकार बनी और 2019 में भी हमारी सरकार बनी। महाराष्ट्र की जनता ने ये देखा कि उद्धव ठाकरे साहब ने हमारे पीठ में छुरा भोग करके इनके साथ गए। और अभी जो तिवारी जी ने एनालिसिस किया, 2019 के लोकसभा के चुनाव में, 2024 के लोकसभा के चुनाव में उद्धव साहब को एक भी सीट नहीं मिलती, एक सिंगल सीट नहीं मिलती अगर वो कांग्रेस के साथ नहीं जाते। आज इस पूरे गठबंधन में जो महाविकास आघाड़ी का गठबंधन है, उसमें सबसे कमजोर अगर कोई कड़ी है तो उद्धव ठाकरे, लेकिन उसके बावजूद भी सबसे कमजोर कड़ी कांग्रेस साबित हो रही है। क्योंकि कांग्रेस हरियाणा हारने के बाद
कांग्रेस की जो एक नैरेटिव था पूरे देश के अंदर वो नहीं, अभी समाप्त तक हो की गया। बातें ठीक थी, इसलिए आपकी अभी तक की बातें ठीक थी, लेकिन ये वाला जो स्टेटमेंट है बड़ा कंफ्यूजिंग है। ये इसमें ये मामला जो है जम नहीं रहा कि वो सबसे कमजोर कबड़ी हैं, उनको नहीं कांग्रेस के साथ जाते तो नहीं, अभी भी कांग्रेस के साथ में है, अगर उनको कांग्रेस से फायदा मिला तो अभी भी मिल जाए। प्रवीण जी 90 सीटों पे समझौता हो गया, जहां सबसे बड़ी ताकत कांग्रेस की थी, न वो ताकत उद्धव साहब की है ना शरद पवार जी की है, लेकिन 90 सीटों पे कांग्रेस को मजबूरी बस समझौता करना पड़ा, मजबूरी बस समझौता वो तो करना लोकतांत्रिक पड़ा। बताते हैं इसको, वो कहते हैं हम तो लोकतांत्रिक है, अपने सहयोगियों को बराबर की ताकत देते हैं, वो तो इसको कितने इस तरह। लोकतांत्रिक है तो हरियाणा में पता चला ना। ठीक है, कितने चलिए लोकतांत्रिक हैं, मैं लोगों आपके को मुद्दों एक से सीट वाकिफ लेने हूं। के लिए खैर, मुझे अभी आप दोनों से बात करके समझ में आ गया कि कौन से मुद्दे जो हैं वो ज्यादा प्रमुखता से उठाए जा रहे हैं दोनों तरफ से। लेकिन तिवारी जी, क्या आपको, जैसे हम देखते थे कि जाट वर्सेस ओबीसी का एक नैरेटिव बनाया जा रहा था, वहां पहलवान, किसान, नौजवान, ये एक बड़ा नैरेटिव खड़ा किया गया। महाराष्ट्र में मैं बहुत स्पष्टता नहीं देख रहा हूं। अभी जरूर यादव साहब ने जो बात आरक्षण वाली बात कही, उससे ऐसा लगा कि वो कहीं कंसोलिडेट किया जाएगा वोट, और इस पर देखा आपने कि भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता ने भी लंबी बात कही। इसका मतलब कि ये एक दुखती रग है वहां महाराष्ट्र की सियासत में। फिर भी कौन से नैरेटिव है, कौन सा मुद्दा, मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि ये तीन आपस में लड़ रहे हैं, इसके अलावा कोई और चीज दिखाई नहीं देती। नहीं, मराठा आरक्षण का मुद्दा निश्चित रूप से रहेगा, लेकिन वो पूरे महाराष्ट्र में नहीं रहेगा। जैसे कि मनोज जरांगे पाटिल जिन्होंने इसको लीड किया है, इस आंदोलन को पूरा, वो उनका असर ज्यादा से ज्यादा मराठवाड़ा में है, और कुछ असर उनका देखा जाए तो विदर्भ के कुछ जिलों तक रहेगा। उसके बाद उनका असर उधर नहीं है। नासिक में शायद एक आध जगह है उनका असर होगा, लेकिन इसी का दूसरा सिक्के का दूसरा पहलू भी होता है। वो जिसके कोटे में आरक्षण मांग रहे हैं, यानी ओबीसी कोटे में, आखिर वो भी तो अपना रिएक्शन देगा। कोई भी ध्रुवीकरण एक तरफा नहीं होता है, चाहे वो धार्मिक ध्रुवीकरण हो और चाहे वो जातीय ध्रुवीकरण हो। अगर 28% या 30% मराठा हैं और वो मनोज जरांगे के पीछे खड़े हो जाते हैं जाकर के, हाँ ठीक है, जो जहां तुम कहोगे, हालांकि ऐसा होता हरियाणा में जाट वर्सेस ओबीसी ऐसे ही तो हो गया। वो तो फिर वहां पर ओबीसी की संख्या भी महाराष्ट्र में 52% है जी। और ओबीसी के नेता छगन भुजबल हुए या गोपीनाथ मुंडे हुआ करते थे, उनकी बेटी हैं, उनके भतीजे हैं, ये लोग दूसरी तरफ है ना महायुति में। तो जब ध्रुवीकरण होगा तो जिसके कोटे में आप आरक्षण की डकैती डालने जा रहे हो या मांग रहे हो कि हाँ हमको इसी में से चाहिए, वो कंसोलिडेट होगा। हाँ, मतलब आरक्षण आपको अलग से दिया गया है, लेकिन वो नहीं चाहिए, आपको चाहिए ओबीसी कोटे में। वो भी उसके मन में भी एक डर बैठा हुआ है, वो फिर आपको क्यों आने देगा। तो ये एक तो मराठा आरक्षण और ओबीसी फैक्टर ये हुआ। दूसरा जो भी हमारे कांग्रेस के साथी कह रहे थे कि हाँ किसानों का मुद्दा, प्याज का इशू पहले असर किया है, लोकसभा चुनाव में बिल्कुल असर किया। उसमें 3-4 जिलों में अगर महायुति को नुकसान हुआ है तो उसमें नुकसान हुआ है प्याज के कारण। वो स्थिति विदर्भ और मराठवाड़ा में कुछ जगह पर दिखाई देगी आपको सोयाबीन और कपास को लेकर। प्याज का इशू इस समय ज्यादा नहीं। अब दाम का इशू तो है कपास के भी और सोयाबीन के, लेकिन उसके अलावा कई और फैसिलिटीज जो कि किसानों को पहले नहीं मिलती थी, आज सिर्फ आप दाम की बात कर रहे हैं। ये जो महीने का 12,000 मार्जिनल किसानों को जो पहुंचता है, 6,000 महीने, सॉरी साल का जी, केंद्र से, और 6,000 राज्य सरकार ने भी दिया है, ये भी तो कहीं कहीं जा रहा है। हमें अभी मराठवाड़ा में ही हमें कई किसानों से हमारी बात हुई कि जो फसल बीमा योजना जो एक सर्टेन प्रीमियम तो भरती है सरकार, लेकिन उसमें अगर कोई नुकसान हुआ है तो उसका पैसा भी डायरेक्ट किसानों के खाते में पहुंचता है। ये चीजें पहले नहीं हुआ करती। तो ये इसको भी कहीं ना कहीं किसान देख रहा है। और जब चुनाव आते हैं प्रवीण जी, तो उसमें सबसे बड़ा फैक्टर ये होता है, खासतौर से विधानसभा चुनाव में या उससे भी नीचे के लेवल पर कारपोरेशन वगैरह के चुनाव में, वहां प्रत्याशी को देख करके वोट दिया जाता है। वहां फिर पार्टी का चेहरा या प्रधानमंत्री का चेहरा या शायद मुख्यमंत्री का भी चेहरा उतना
इम्पोर्टेंट नहीं रह जाता जितना ये इम्पोर्टेंट होता है कि हाँ हम फला व्यक्ति को जानते हैं, उसके जी, पास जी। पहुंच के अपना काम करवा सकते हैं। तो वो जब जब ये स्थिति आएगी और दो मराठा आमने सामने खड़े होंगे, ठीक एक है, मान लीजिए आपने दोनों जो बड़े मुद्दे हो सकते थे उनको समझाया, और तीसरा क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो चेहरे यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन चेहरों की बड़ी लड़ाई है। आप देख रहे हैं अजीत पवार के खिलाफ युगेंद्र को उतार दिया, वो खुद ही हड़बड़ा गए। प्रवीण जी तीसरा एक और है मुद्दा जी। लाडकी बहन। आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। पूरे नहीं, पूरे बिल्कुल, वो तो उनका महाराष्ट्र में मास्टर इस कार्ड है, समय मध्य लाडकी प्रदेश बहन में चला खूब उनके। तेजी से चल रहा है। जी जी, मध्य प्रदेश में उनको बड़ा फायदा मिला है, वो उसको रिपीट जी। करना चाहते हैं उस पे। तो जाधव साहब, इनकी तरफ से तो लाडली बहना योजना है, किसानों के लिए हम ये करें, किसानों की चुनौतियां हैं, लेकिन जो कर रहे हैं वो भी बता रहे हैं। आज आपने देखा 70 के ऊपर पेंशन, हालांकि वो पूरे देश के लिए, लेकिन अल्टीमेटली उसका एक इंप्रेशन जाता है कि भाई मोदी 3.0 में ये काम किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य को लेकर आज धन्वंतरी का दिन भी है, तो इस दिन ये योजना लागू की। इन चीज़ों का भी तो इम्पैक्ट जा रहा है कि वो डबल इंजन एक इनका, ये तो हो गए इनके नैरेटिव, और सत्ता में है तो सत्ता में नैरेटिव ही चलाना पड़ते हैं। सत्ताधारी दल हमेशा सवालों के घेरे में रहता है। बहरहाल आपके पास क्या है? आपने पहलवान नौजवान वहां पर रखा, आपने संविधान जो है वो लोकसभा चुनाव में रखा, अभी इस बार महाराष्ट्र में क्या उठाया आपने? डॉक्टर साहब, पहली बात तो हम ये बता दें कि जो तिवारी जी कह रहे हैं कि किसानों को कांग्रेस की जब सरकारें थी तो सब्सिडी दिया करती थी, तो उससे पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर इनके भाव कम रहते थे। आज किसानों की वो सब्सिडी हटा दी गई है और उनको डायरेक्ट 6,000 रुपए बेनिफिट पीएम किसान योजना के तहत दिया जाता है। उससे 25,000 छीन के उनको 6,000 देता है, तो किसान कहीं ना कहीं दुखी है महंगाई से। और दूसरी बात बता दूं मैं, महाराष्ट्र के अंदर सबसे बड़ा किसान को कर्जा माफी किसने दी थी? तो मनमोहन सिंह की सरकार ने दी थी। दूसरी किसान की कर्जा माफी किसने दी थी? तो उद्धव बाला साहब ठाकरे ने दी थी। अभी भी हमने हमारे एजेंडा में सबसे बड़ी, जब महाविकास आघाड़ी की सरकार बनेगी तो सबसे पहले हम किसान की कर्जा माफी करेंगे। दूसरी बात, यहाँ का जो कर्मचारी है, इनको जो पेंशन बंद की गई है, हम फिर से वो पेंशन चालू करने वाले हैं। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं। दूसरी बात, हमारे मित्र जो भाजपा के प्रवक्ता है अजय पाठक जी, मराठा आंदोलन के ऊपर वो जो बोल रहे थे, मैं उनको जवाब दे दूं कि खुद हमारे महाराष्ट्र के जो एडीजी रहे हैं कुंभकिनी, इनका स्टेटमेंट आया है कि उनको किस तरीके से देवेंद्र फडणवीस के द्वारा रोका गया। दूसरी बात, गुणवंत सदावर्ते जो सबसे बड़े ओबीसी के और मराठा के अगेंस्ट में उन्होंने पीएल डाली है, उसको सपोर्ट ये हमेशा से देवेंद्र फडणवीस की तरफ से रहा है। मराठा आंदोलन पे सबसे बड़ा लाठीचार्ज किसने किया, ये मराठा आंदोलन को गर्म किसने किया? तो देवेंद्र फडणवीस ने किया। तो ये सब बातों का रोष अजय जी भूल रहे हैं, मैं उनको याद दिला दूं। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, आज महाराष्ट्र के अंदर मराठी अस्मिता जो है, और जो जिस तरीके से बंबई को तोड़ने की एक बात हो रही है, जिस तरीके से अडानी को पूरी तरीके से प्लॉट्स दिए जा रहे हैं, जो फाइनेंशियल यहाँ पे जो कैपिटल था उसको शिफ्टिंग हो रहा है, तो ये सब बातों को महाराष्ट्र की जनता, बट अगेन कोई एनी टैगलाइन, कोई बहुत सुपरस्टार मुद्दा है आपका? एक जैसे आपने किसान की भी बात कर दी, सरकारी कर्मचारी, मैं इनको देख रहा था वोट बैंक कि आप किसान को टारगेट कर रहे हैं, आप सरकारी कर्मचारियों को टारगेट कर रहे हैं, आप मराठा को टारगेट कर रहे हैं, आप ये सब कर रहे हैं, लेकिन कुछ एक होता है माहौल। आप संविधान का जब बात लेकर निकले उसका इंपैक्ट पड़ा, यहाँ पर नौजवान पहलवान किसान की बात को आप लेकर, तो ऐसा कुछ महाराष्ट्र में किया है? जब हम महाप्लानिंग की बात करें तो मैं जानना चाहता हूं कि कांग्रेस किस मुद्दे या पूरी महाविकास आघाड़ी किस मुद्दे को लेकर निकली हुई है? एक कोई ऐसी आपकी पंचलाइन जिसके जरिए आप महायुति पर हमला कर रहे हो? मैंने पहले ही कहा कि गद्दारी के खिलाफ महाराष्ट्र की जनता, ये बात समझ में आती है कि आपने तोड़फोड़ की राजनीति की, आपने दो दलों को अलग कर दिया, आपने अपनी सत्ता बचाने के लिए आपने इस तरह की राजनीति की। ये आपका मुद्दा है जो लगभग लोकसभा में या उससे पहले भी हम देख रहे थे कि लगातार उठता रहा है। तो मुझे ये समझ में आया अजय जी, बाकी मुद्दे तो मैं मानता हूं, मैं जानता हूं कि ये सारे मुद्दे जो हैं उठते रहते हैं, इन पर बात होती रहती, होना भी चाहिए, किसानों के लिए काम हो भी रहा है, लेकिन बहुत सारी चुनौतियां भी, ये हम जानते हैं। आरक्षण का मुद्दा ऐसा है, इस पर हम घंटों बहस करते रहे। मैं अभी और बात कर रहा था ये जनगणना वाले पर, कल परसों ही बहुत सारे एक्सपर्ट के साथ में मेरे नाम पे ही सवाल खड़े कर दिए कि भाई तिवारी हो, आप तो प्रिविलेज समाज से हो, ऐसे करके बात शुरू हो गई। तो मैंने कहा भाई मेरे कष्ट जो है वो आप नहीं जानते हैं। तो ये आरक्षण का मुद्दा ही अलग है। हम जानते हैं कि बोलने में आरक्षण, प्रभावित करने में आरक्षण अलग है, लेकिन उसकी राजनीति बहुत अलग है। तिवारी जी ने बड़े अच्छे से समझा दिया कि मराठा को तो आप कर लोगे आरक्षण दे देकर, बाकी सब
जहां पर सेंध लगने वाली है वो परेशान हो जाएंगे। मुझे ये बताएं, ये जो गद्दारी वाला फैक्टर है, ये बार बार आप पर, ये इनकी तरफ से यूज किया जाता है शब्द, माफ कीजिएगा मैं ये यूज नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपने तोड़ा इनकी पार्टियों को। अजीत पवार अपने मतलब से आए, शिंदे अपने मतलब से आए, इस नैरेटिव को दोबारा रखा जाएगा, रखा जा रहा है। साहब, भारतीय जनता पार्टी के साथ गद्दारी तो उद्धव ठाकरे ने किया, और असली अगर कोई गद्दार है इस महाराष्ट्र के अंदर, तो वो उद्धव बाला साहब ठाकरे और उन्होंने जिस विचारधारा को त्याग दिया वो लोग थे। तो उसका बदला ले लिया आपने? हमने बदला नहीं लिया जी, उनके लोगों ने उनसे बदला लिया कि हम जिसके गठबंधन में प्रीपोल चुन करके आए थे पिछले 25 सालों से, जिसके साथ हम गठबंधन किए थे, जिस विचारधारा पे हमने गठबंधन किया था, आपने उनके साथ गद्दारी की। वो क्या मुंह लेकर के चुनाव में जाएंगे? अपनी जनता को फेस नहीं कर पा रहे थे अपने अपने विधानसभा में, इसलिए उन्होंने उद्धव साहब को छोड़ करके, कि व्यक्ति विशेष के लिए पार्टी नहीं है, व्यक्ति विशेष की विचारधारा नहीं है कि हम व्यक्ति विशेष के लिए रहें, ये हिंदुत्व की विचारधारा है, ये सनातन की विचारधारा है, जिसपे बाला साहब ठाकरे ने ये नींव रखी थी, और उसको उद्धव साहब ठाकरे ने 10 जनपद में जब गिरवी रखने का काम किया, इसलिए उनके विधायकों ने उनको छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी, जो उनकी मूल विचारधारा थी, उसके साथ वो मिलकर के सरकार चलाए, और सरकार डेवलपमेंट पे चली। ये लोग उस समय से भी ये नैरेटिव चलाते थे कि सिर्फ और सिर्फ 3 महीने की सरकार है, 3 महीने के बाद शिंदे जी को हटा दिया जाएगा, 6 महीने की सरकार है, साल भर की सरकार है। अब बोल रहे थे कि चुनाव के पहले उनको हटा दिया जाएगा, लेकिन पूरे हमारी सरकार, गठबंधन की सरकार, विकास के मुद्दे पे चली, और हिंदुत्व की जो विचारधारा थी उस पे वो हमारे साथ आए, जिसपे वो विधायक चुन करके गए थे। और यही विचारधारा इस बार महाराष्ट्र के अंदर सर्वोपरि रहने वाली है। महाराष्ट्र के अंदर वो विचारधारा नहीं चलेगी कि साधुओं को पीट पीट करके जो सरकार बनती है वो मार देती है, और इनके लोग खड़े होकर के देखते रहते हैं। इस तरह की चीजें नहीं चलने वाली है। यहाँ का एक ही नारा है जी, विकास विकास विकास, डबल इंजन विकास करता है, और इनका इंजन विनाश करता है। जब जब ये लोग आते हैं विनाश की बात। ठीक है जादव जी, फटाफट अपना कमेंट, क्योंकि फिर मैं तिवारी जी के पास जाऊंगा एक कमेंट के लिए। देखिए, भाजपा का हिंदुत्व ये राजनीति का, जो राम को लाए है, जिस राम के बुनियाद पे हिंदू सनातन धर्म है, उसको लाने की ये बात करते हैं। ये सिर्फ हिंदू और हिंदुत्व को अपनी राजनीति के लिए उपयोग करते हैं। इनका हिंदुत्व सिर्फ सत्ता है। भाजपा को उनका जो चेहरा है वो लोकसभा में लोगों के सामने आ गया। उत्तर प्रदेश में क्या हाल हुआ, अयोध्या में चुनाव हार गए। अब हिंदुत्व का हो चुकी, जादव साहब ये बातें हो चुकी है, बाकी ठीक है, मैं समझ गया कि आपकी तरफ से क्या आने वाले हैं मुद्दे। तिवारी जी, आप मुझे ये बताइए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, और ये मुझे लगता है कि महाप्लानिंग का बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि शरद पवार का चेहरा बड़ा चेहरा है, नो डाउट, उद्धव ठाकरे भी बड़ा चेहरा है, इधर एकनाथ शिंदे का चेहरा बड़ा हुआ, अजीत पवार अपनी ताकत संगठन में रख, दोनों के कैंडिडेट्स को आपस में लड़ते हुए आप जब देख रहे हैं, तो क्वालिटी वाइज और पकड़ वाइज आपको क्या लगता है किसके पास ज्यादा बेहतर कैंडिडेट है? क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी तो अपना अपना प्रदर्शन करेंगे मुझे लगता है, लेकिन इन दोनों गुटों का जो प्रदर्शन रहेगा आपस में, वो बहुत महत्वपूर्ण रहेगा सरकार बनाने में। प्रवीण जी, बहुत सीधे तरीके से आप ये समझ लीजिए कि शिवसेना से बाहर होकर के जो विधायक आए हैं, या एनसीपी से बाहर होकर के जो विधायक आए हैं अजीत पवार के साथ में और शिंदे के साथ में, ये वही विधायक आए हैं, आप प्रोफाइल उठा करके देख लीजिए इनका, जो अपनी पार्टी और पार्टी नेतृत्व से ज्यादा खुद अपने दम पर भी लड़ सकते हैं, जीत सकते हैं। उनमें आप अजीत पवार की पार्टी को देख लीजिए ना, आप वो छत्रप हैं। यहाँ एक महाराष्ट्र में एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है, छत्रप। आप किसी को भी ले लीजिए, अब उनकी पार्टी के तटकरे थे, बहुत ताकत लगा ली, तटकरे फिर भी जीते। इस तरह से विधानसभा में भी जो उनके साथ में लोग चुन के आए हैं, और वो चीनी मिले हैं, उनके अपने कारोबार हैं, उसमें उन्होंने अपना अपना क्षेत्र बाकायदे बना के रखा हुआ है। उनके सामने कोई भी नया आदमी तो कुल मिलाकर ये जो अभी महायुति के साथ में जो गुट है, इनके पास बेहतर कैंडिडेट है, मेरे सवाल का ये जवाब है कंपैरेटिवली। निश्चित रूप से कैंडिडेट के मामले में महायुति ठीक है, लेकिन ये चर्चा होती रहेगी। आपने मुझे कुछ पॉइंट्स दे दिए हैं, आने वाले दिनों में चर्चा में इसको उठाएंगे। आज चर्चा में जादव साहब आप जुटे, पाठक जी आप जुड़े, तिवारी जी आप एक बार फिर हमारा सहयोग किया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। 5 की पड़ताल में इतना ही।